तो जैसा पता लग गया होगा आज का चैप्टर क्या है। आज का चैप्टर है डिमांड। ये यूनिट सेकंड में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर आप 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप ऐसे ही जनरली अपनी इकोनॉमिक्स इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, ठीक, लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड पर अप्लाई नहीं होते। तो बहुत टेक्निकल बातें हो गई, अब सिंपली समझते हैं कि डिमांड आखिर है क्या, ऐसा क्या है डिमांड। देखो, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, सिंपल हमारी भाषा में, तो अगर हम कोई भी चीज़ मांगे, अगर आपकी कोई चीज़ खाने की इच्छा हो, आपका एप्पल खाने का मन करे, तो आप क्या कहोगे? जी मैं एप्पल की डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, किसी चीज़ को डिमांड बनने में कुछ चीज़ें लगती हैं साथ में। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है हप्पू, और वो रोड पर जा रहा है और रोड पर कोई रेड़ी लगाकर एप्पल बेच रहा है। आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। तो क्या हम इसे डिमांड कहेंगे? जैसा कि अभी देखा, मान लो हप्पू जो है उसका एप्पल खाने का मन कर रहा है, ठीक है, उसका मन कर रहा है, डिज़ायर हो रही है एप्पल खाने की, तो क्या हम इसे डिमांड कहेंगे? यहाँ पर समझते हैं, हप्पू का एप्पल खाने का इच्छा है ना, यानी डिज़ायर है, लेकिन हप्पू के पास ना पैसे नहीं है, मनी नहीं है उसकी पॉकेट में। तो क्या हम कहेंगे कि वो एप्पल की डिमांड कर रहा है? नहीं कहेंगे, नो। क्यों नहीं कहेंगे? समझते हैं। इस चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो रोड पर लोग जा रहे हैं और सबका मन कर रहा है कि एप्पल खाना है, सबका मन है, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं है। तो क्या सेब वाला या रेडी वाला कहेगा कि मेरा बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है? नहीं कहेगा ना। अब मान लेते हैं कि जो उसके पास पैसे भी हैं, हप्पू के पास पैसे भी हैं, यानी उसके पास अब क्या क्या, हप्पू के पास डिज़ायर भी है एप्पल खाने की और अब मनी भी है, दो चीज़ें हो गई। तो क्या अब हम कहेंगे कि हप्पू का एप्पल की डिमांड कर रहा है? नहीं। मान लो उसका मन तो कर रहा है, लेकिन वो खरीदने के लिए अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। मान लो उसके पास इच्छा भी है और पैसे भी हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा कंजूस है, ठीक है। तो क्या रेडी वाला कहेगा कि मेरे एप्पल की बड़ी डिमांड हो रही है? नहीं कहेगा ना। यानी डिमांड को बनने के लिए रेडी होना भी जरूरी है, यानी रेडीनेस भी होनी ज़रूरी है। यानी इन तीनों चीज़ों के मिलने के बाद बनती है हमारी डिमांड, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल से समझो। मान लो एक शोरूम है, शोरूम के टीवी का शोरूम है, एलईडी टीवी, जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, और सब लोगों का मन है कि हमें टीवी खरीदना है। क्या खरीदना है? टीवी खरीदना है। लेकिन जितने भी लोग रोड पर जा रहे हैं ना, साइकिल पे, बाइक पे, कार में, सबका मन है टीवी खरीदने का, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं है या कोई खरीदने जा नहीं रहा शोरूम पर, शोरूम के गेट पर। तो क्या शोरूम वाला कहेगा कि मेरी टीवीज़ की बड़ी डिमांड हो रही है? नहीं कहेगा ना। तो इसका मतलब डिमांड कब बनती है? जब लोगों के पास किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा हो, लोगों के पास पैसे हों और लोग पैसे खर्च करने के लिए क्या हों? तत्पर हों, तैयार हों, ठीक है। यानी डिमांड की डेफिनेशन क्या बनेगी? यानी डिमांड की डेफिनेशन बनती है, इट रेफर्स टू द डिज़ायर टू गेट अ कमोडिटी सपोर्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड रेडीनेस टू पे। हिंदी में, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, पैसे खर्च करने की तत्परता और पैसे की उपलब्धता और पैसे खर्च करने की तत्परता, या फिर इसमें पैसे की जगह हम मुद्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में लिखने के लिए एक तो डेफिनेशन बता दी गई है, एक और होती है जो बुकिश लैंग्वेज की होती है। डिमांड रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज डिमांडेड एट पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। जो है, मान लो आपने एक टाइम पर, मान लो एक प्राइस पर कितने मांगे हैं, कितनी डिमांड की है, मतलब एक 10 रुपये प्राइस जब चल रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम पर आप कितने एप्पल की डिमांड कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी को बोलते हैं डिमांड। ये बुकिश लैंग्वेज में है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन बनेगी, वस्तु की मांग से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक स्पेसिफिक निश्चित समय व बिंदु और निश्चित प्राइस पर, कीमत पर मांगी गई है। नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड। ये दो टाइप्स की है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। अब देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक व्यक्ति की डिमांड, जो हप्पू था आपका फ्रेंड, और मार्केट डिमांड का मतलब जितने भी मार्केट में कंज्यूमर हैं, है ना, सबकी मिला के जो भी डिमांड होगी मार्केट डिमांड। मान लो ये हप्पू एक एप्पल की डिमांड कर रहा है तो इसकी हो गई इंडिविजुअल डिमांड, और पूरी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन्होंने जो है मान लो 5-6 10 kg जो एप्पल की डिमांड करी है, तो ये मार्केट डिमांड हो गई। एक बार पॉज करके डेफिनेशन पढ़ लेना। इंडिविजुअल डिमांड एक इंडिविजुअल की डिमांड, और व्यक्तिगत मांग जैसे लिखा हुआ है एक वस्तु की मांगी गई मात्रा, मतलब किसी वस्तु की मांगी गई एक व्यक्ति द्वारा मात्रा को। अब देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, उसकी डिमांड को हम डिनोट करते हैं क्यू से, तो उसकी डिमांड जो है घटती है। और जब प्राइस घटते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई कोई चीज़ अगर सस्ती हो जाएगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे ना, और जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो उसको कम खरीदोगे, यानी उसकी क्वांटिटी डिमांड, यानी उसकी डिमांड घटा दोगे। डिमांड को हम क्यू से डिनोट करते हैं और प्राइस को पी से, कीमत को पी। इस इंडिविजुअल डिमांड का हम एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा टेबल बनाते हैं। मान लो प्राइस जो है अगर बढ़ जाएंगे, प्राइस 1 2 3 बढ़ जाते हैं तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी, जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी 3 2 1, जबकि प्राइस बढ़ रहे हैं तो मांग घट रही है। तो इसका डायग्राम देखो एक बार कैसे बनता है, ये सीख लेना। ओ एक्स, यहाँ वाई, पता होगा 9th-10th में पढ़ा होगा। इधर एक्स लेते हैं, इधर वाई, इधर लेंगे हम क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ठीक है। और ओ वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस। अब यहाँ 1 2 3, 1 2 3, जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 3। जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 3। जब प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी है, 2। जब प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है, 1। ये बना। अब देखो, इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें डिमांड कर्व। क्या मिल गया हमें, डिमांड कर्व, है ना, मांग वक्र, डिमांड कर्व, मांग वक्र। एक बार पॉज करके इस डेफिनेशंस को पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द मार्केट डिमांड की डेफिनेशन है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। सभी कंज्यूमर्स की जो डिमांड्स है उनको मिला के बनती है मार्केट डिमांड, ठीक है। और इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज़ डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट, यानी सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की गई कुल मांग के जोड़ को बोलते हैं बाजार मांग। इसका भी एक टेबल बनती है। टेबल क्या है, मान लीजिए प्राइस दिए हुए हैं आपको और क्वांटिटी डिमांड दी हुई है। जब प्राइस बढ़ेंगे, मान लो प्राइस बढ़ते हैं और मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी। तो जब प्राइस बढ़ेंगे तो ए जो कंज्यूमर है, 3 कंज्यूमर, तो जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो ए कंज्यूमर के जो डिमांड है वो घटेगी, इसकी भी घटेगी और इसकी भी घटेगी। मतलब ये है कि जब प्राइस 1 थे तो मान लीजिए कंज्यूमर 3 पेन की डिमांड कर रहा था, ये 4 पेन की डिमांड कर रहा था और ये 5 पेन की डिमांड कर रहा था। इसी तरह जब प्राइस बढ़े तो इन्होंने अपनी अपनी डिमांड घटा दी। हाँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हमने सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए इन नंबर को लिया है। तो देखो मार्केट डिमांड कितनी बनेगी, मार्केट डिमांड जो 1 रुपये था, जब पेन 1 रुपये का था तो कितनी मार्केट डिमांड आ रही, 4 3 7, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 4 3 7 5 12। जब प्राइस पेन के बढ़ गए, महंगा हो गया तो 2 3 5 4 9, और जब प्राइस 3 रुपये का हुआ तो 1 2 ये 6। तो आपने देखा कि जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़े, मार्केट डिमांड जो है, मार्केट डिमांड वो घट रही थी, 12 से 9, फिर 9 से। इसको हम डायग्राम में भी शो, डायग्राम वैसे ही बनेगा। पहले हमारा ये लाइन ये बनेगा, इधर ओ एक्स वाई लेंगे, इधर क्वांटिटी डिमांड शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आप पूरा लिखेंगे प्राइस। यहाँ हम ले लेंगे 1 2 और 3, यहाँ ले लेंगे हम 1 2 3, अब ये 3 से 6 9 और 12।
तो देखो जब प्राइस 1 थे तो मार्केट डिमांड कितनी थी 12। जब प्राइस 1 थे तो मार्केट डिमांड कितनी थी 12, ठीक है। जब प्राइस 2 है तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई थी 9, मैंने ऊपर देख लिया है। जब प्राइस 3 है तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई थी 6, ठीक है। ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे ऐसे तो ये हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, मार्केट डिमांड का कर्व हो गया, ठीक है। यानी हमें पता लग गया कि मार्केट डिमांड कर्व जो है कैसे बनता है, ठीक है। का डायलॉग लिख। हाँ जी बोलिए। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा, हैं? से ना एक आलू बिका है भाई साहब, यकीन में ना कोई आलू बिका है ना कोई कांदा, आधा कांदा। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, डिमांड को अफेक्ट कर देते हैं। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, सबसे पहला तो होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। देखो जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, घट जाती है, और जब प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, हुआ ना। प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट कर रहा है ना इसको। दूसरा पॉइंट इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो किसी कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाए, मान लो उसकी इनकम 8,000 से 80,000 हो जाए, तो उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी ना। तो यानी लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और इनकम घटती है तो डिमांड घट जाती है। तीसरा पॉइंट बनेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यानी किसी चीज़ का जो हमें टेस्ट अच्छा लगता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, जिसका टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगता उसकी डिमांड घटा देते हैं। जैसे प्रेफरेंस आजकल एमआई की है तो एमआई के जो प्राइस मोबाइल्स हैं या जो भी चीज़ें वो ज़्यादा बिक रहे हैं। या फिर अगर आपको किसी चीज़ का, जैम का या किसी बटर का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ये अभी बताऊंगा जब नीचे लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसे, मान लो किसी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, जैसे अगर सिलेंडर के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले होंगे तो लोग आज की डिमांड, प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। जैसे कि लॉकडाउन के से पहले क्या हो रहा था कि लॉकडाउन जैसे लग रहा था तो लोगों को लग रहा था नेसेसरी जो गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही खरीदने चालू कर दिया। तो यानी अगर फ्यूचर में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं तो प्रेजेंट की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाले हैं तो प्रेजेंट की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे जब सस्ता होगा तभी खरीद लेंगे, अभी क्या खरीद के फ़ायदा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बाद है एक और पॉइंट, देखो पॉपुलेशन का तो बड़ा सिंपल है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। एक पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और एक और पॉइंट फैशन, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के फेवर में अगर फैशन हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। किसी चीज़ के फैशन प्रतिकूल हो, मान लो सीजन सर्दियों में जो जैकेट्स बिकती हैं और गर्मियों में उस तरह के कपड़े। तो देखो पहला पॉइंट हमने लिखा था कि प्राइस किसी भी डिमांड, वस्तु की डिमांड को अफेक्ट करता है। मान लो अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, घटेगी, और प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें लिखा है, ये नोट्स हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट्स इस डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी rises quantity demand decreases whereas price when falls quantity demand increases। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। हम एक और लाइन देखो हमने लिखा कि देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड। वीडियो पोस्ट करके हिंदी वाले भी अपनी ये डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। क्या लिखा है मैंने कि वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और अगर डायग्राम की, तो वही डायग्राम जो हमने पहले बनाया था इंडिविजुअल डिमांड में, ऐसे करके बन जाए, जिसमें हमने दिखाया था कि प्राइस जो है मान लो बढ़ रहे हैं 1 2 3 और डिमांड घट रही 3 2 1। तो यहाँ हमने लिया क्वांटिटी डिमांड, यहाँ लिया प्राइस 1 2 3 और यहाँ 1 2 और 3। जब प्राइस 1 है तो डिमांड 3 है, जब प्राइस 2 है तो डिमांड 2 है, और जब प्राइस 3 है तो डिमांड 1 है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमें मिल गया डिमांड कर्व। यह है प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब करता है। देखो इनकम ऑफ कंज्यूमर भी डिमांड को अफेक्ट करता है। इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, आई से क्यों नहीं करते, क्योंकि आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, और जैसे इनकम घटती है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है। भाई
आपकी इनकम अगर 8,000 से बढ़ जाएगी, 80,000 हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी, तो आपकी डिमांड जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हमने यहाँ लिखा है इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड, व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स डिमांड। इसके एक बार हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ये लिखा है उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, उपभोक्ता की आय घटती है तो वस्तु की मांग घटती है, दोनों में धनात्मक यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका भी डायग्राम बन सकता है कि मान लो आप इनकम दिखा दो और डिमांड दिखा दो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, और यहाँ ले लो क्वांटिटी डिमांड और यहाँ ले लो इनकम। ये वैसे डायग्राम आएगा नहीं, बट इतना ज़्यादा इसको समझने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहली लाइन सब में सेम लिखेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड ऑफ द कमोडिटी। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर एनी कमोडिटी इंक्रीजेस देन इट्स डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जब किसी वस्तु के लिए टेस्ट और प्रेफरेंस घट जाता है तो उसकी डिमांड भी घट जाती है। हिंदी में भी ऐसे लिखना है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, अब मैं लिखूंगा नहीं इसमें, ठीक है। देखो किसी चीज़ के लिए अगर टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस घट जाता है तो उसकी डिमांड घट जाती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। कभी हम कोई चीज़, हमें ब्रांड वैल्यू बन जाती है, किसी की ब्रांड अच्छा लगता है, कोई हम प्रेफर करते हैं तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है मार्केट। अब है नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड गुड्स। देखो रिलेटेड गुड्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, लिख देता हूँ, और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं बीच में। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है वो होती है जो एक दूसरे के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी पी सकते हैं, टी के स्थान पर हम क्या पी सकते हैं, कॉफ़ी। हम जो है कोका कोला के स्थान पर पेप्सी पी सकते हैं, शर्ट के स्थान पर टी शर्ट पहन सकते हैं। ये एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, जैसे बाइक एंड पेट्रोल और पेन और इंक, ठीक है। देखो ये बाइक और पेट्रोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है। हिंदी में इन्हें बोलते हैं पूरक वस्तुएं, और इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा अगर टी के प्राइस बढ़ जाएं? तो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। अगर प्राइस बढ़ जाएगा टी का तो प्राइस को तो कोई टी को तो लेगा नहीं, कॉफ़ी की डिमांड करेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। ओके अब इधर देख लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर बाइक सस्ती हो जाए यानी जो बाइक हैं उनके प्राइस जो है वो घट जाए तो क्या होगा। जब बाइक सस्ती हो जाएंगी तो पेट्रोल की डिमांड जो है, यहाँ लिखते हैं पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, क्वेश्चन है ये। तो जब बाइक सस्ती हो जाएंगी तो बाइक ज़्यादा खरीदेंगे लोग, है ना। तो जब बाइक ज़्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉज करके डेफिनेशन देख लेना, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। हिंदी वाले देखो ये वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ स्थान पर किया जा सकता है, जैसे चाय। देखो उदाहरण के लिए यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। वीडियो पॉज करके देखते रहना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल सच एज बाइक एंड पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बाइक्स के घटते हैं तो डिमांड पेट्रोल की बढ़ जाएगी। हिंदी वालों के लिए यदि ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, जैसे बाइक व पेट्रोल। उदाहरण के लिए यदि बाइक की कीमत घटती है तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी, इसमें हमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में यदि फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, व्हेन देयर इज एन एक्सपेक्टेशंस, इसमें ऐसे नहीं आएगा, व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन फ्यूचर, तो प्रेजेंट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लो आपको ये पता लगे कि सिलेंडर जो है ना वो महंगे होने वाले हैं, सिलेंडर, ठीक है, ये जो सिलेंडर है वो महंगे होने वाले हैं, तो आप प्रेजेंट डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, बाद में खरीदने से अच्छा अभी खरीद लोगे। तो अगर इसका वाइस वर्सा हो कि अगर फ्यूचर में प्राइस घटने की संभावना हो
तो प्रेजेंट डिमांड क्या होगी, वो घट जाएगी। लोग सोचेंगे कि जब फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा ना, सस्ता हो जाएगा तभी खरीद लेंगे, तो प्रेजेंट डिमांड घट जाएगी। पोस्ट करके एक बार ये लाइन पढ़ लेना और इसका वाइस वर्सा लिख देना दूसरी लाइन में, ठीक है, कि व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉलिंग प्राइजेस देन प्रेजेंट डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज। पहली लाइन हर बार सेम लिखेंगे कि ये भी मांग को प्रभावित कर। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वस्तु की वर्तमान की मांग बढ़ जाएगी, यानी भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना है तो वर्तमान की मांग घट जाएगी। ये इसमें लिखना है, पोज करके पढ़ लो आराम। देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट ऑल्सो अफेक्ट्स मार्केट डिमांड। ये जो है मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करता है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे। तो जब साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती है, देखो जब लोग पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली मार्केट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, इसके उलट वाइस वर्सा लाइन लिख सकते हो कि व्हेन पॉपुलेशन डिक्रीजेज द मार्केट डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेज। ये लाइन लिख लेना, हिंदी में लिखा जाएगा। तो देखो जब जनसंख्या का आकार बढ़ता है, जनसंख्या जो है, जनसंख्या का आकार बाजार मांग को प्रभावित करता है और जनसंख्या का आकार बढ़ने से बाजार मांग बढ़ती है। इसके विपरीत जब जनसंख्या का आकार घटता है तो बाजार मांग घटती है। लिख सकते हो आप, नोट्स वो मिल जाएंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है, देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है इनकम। मान लो ये इनकम है, नेशनल इनकम देश की, कुछ मान लो, अब मान लो 1000। अब ये जो है बटेगी प्रॉफिट में, प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, लेबर को अपना जो है वेजेस मिलेगा, सैलरी, मजदूरी, और जिसने अपनी ज़मीन दी है उसको मिलेगा रेंट, और इस तरह से इंटरेस्ट। इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब देश की इनकम बढ़ेगी, ये 1000 से 2000 हो जाएगी, तो क्या होगा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ने से क्या होगा, मार्केट डिमांड जो होगी ना, मार्केट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम हो जाए, जैसे लॉकडाउन की वजह से अब जो है कम हो रही है, तो मार्केट डिमांड घट जाएगी। ये तो इसका एक और आंसर है। और एक और आंसर है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब ज़्यादातर लोगों को सबको इक्वली मिलती है, तो मार्केट डिमांड जो है ना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे, सेविंग कम होगी। लेकिन अगर ये अनइक्वल होगी, है ना, यानी कुछ लोगों के पास सारा पैसा चला जाएगा, तो मार्केट डिमांड घटेगी, मार्केट में डिमांड कम रहेगी। ठीक है, ये एक होता है। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर हमें ये लिखना है, ये वाला, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ती है तो मार्केट डिमांड बढ़ती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम घटती है तो मार्केट डिमांड घटती है। इसके बाद एक पॉइंट कि फैशन भी मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई जो कमोडिटी है, मान लो कोई टी शर्ट है, किसी हीरो ने वो पहनकर आ गया वो टी शर्ट या फिर वो जैकेट, तो फैशन उसके जैकेट या टी शर्ट के अनुकूल है, फेवर में है, तो उसकी मार्केट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर कोई फैशन किसी चीज़ के फेवर में नहीं है, उसके प्रतिकूल है, तो उसकी मार्केट डिमांड क्या है, घट जाएगी, डिमांड उसकी घट जाएगी। एक बार पॉज करके पढ़ लेना क्या लिखा है, कि इफ़ फैशन इज़ इन फेवर ऑफ एनी कमोडिटी और क्लॉथ, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल इंक्रीज। इन कॉन्ट्रास्ट इफ फैशन इज नॉट इन द फेवर ऑफ दैट कमोडिटी, उसकी डिमांड घट जाएगी। यदि फैशन किसी वस्तु के फेवर में है या अनुकूल है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और अगर नहीं है तो उसकी मांग घट जाएगी। यह है। देखो अब हमने डिमांड के फैक्टर्स तो कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, लॉ ऑफ डिमांड करेंगे।